नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। मैंने अपने करियर के पिछले 10 सालों में जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि करियर की शुरुआत से ही एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि शुरुआत थोड़ी अलग होनी चाहिए। चलिए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कॉलेज से निकले हैं और आपको पहली नौकरी मिल गई है। मेरी सलाह है कि अपनी शुरुआती 3-4 महीने की सैलरी खुद पर और अपने करीबी लोगों पर खर्च करें। अपने शहर को एक्सप्लोर करें, नए दोस्त बनाएं और वो चीजें खरीदें जो आपने कॉलेज के दिनों में सोची हों। अपने माता पिता, भाई बहन या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दें और खुद को भी कुछ खास दिलवाएं। क्योंकि पढ़ाई के दौरान हमारा बजट बहुत तंग रहता है, ऐसे में अब आपके पास मौका है कि आप थोड़ी जिंदगी जी सकें, नई चीजें देखें और अनुभव करें। अब ये जो 3-4 महीने का हनीमून पीरियड खत्म हो जाए, इसके बाद आपका असली इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, लेकिन एसआईपी या शेयर मार्केट में नहीं, बल्कि अपने स्किल्स और नॉलेज में। ये पहला समय है जब आपको किताबें, ऑनलाइन कोर्सेस या कोचिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपकी स्किल्स को और निखारेगी और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। मान लीजिए आपने एक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर ज्वाइन किया है, लेकिन आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो अब आपके पास मौका है कि आप डेटा साइंस के कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। नए टूल्स और इक्विपमेंट्स पर इन्वेस्ट करें जो आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बना सकें। मेरी सलाह है कि अपने करियर के पहले 2 साल तक स्टॉक मार्केट या एसआईपी में निवेश करने से बचें। शुरुआत में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ऐसे में इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। इसके बजाय इन शुरुआती सालों में अपने ज्ञान और स्किल्स में इन्वेस्ट करें। ये आपको आने वाले समय में एक अच्छे पैकेज और प्रमोशन की ओर ले जा सकता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने भी करियर की शुरुआत में एक एवरेज सैलरी से शुरुआत की थी और उस समय बेंगलुरु में काम कर रहा था। मैंने आईओटी, एआई, जावा और बैकएंड टेक्नोलॉजीज पर अपनी नॉलेज को बढ़ाया। इन 2 सालों में मैंने अपनी सैलरी को 7 गुना बढ़ाया और ये सिर्फ मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का परिणाम था, जो मैंने अपने स्किल्स और नॉलेज में किया। और हाँ दोस्तों, अपने इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर भी नज़र रखें। जो नई टेक्नोलॉजीज, नए टूल्स और नए अवसर आते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करें। अपने फील्ड में बेस्ट बनना है तो सीखते रहें और खुद को अपडेट रखें। दोस्तों, जब आपके करियर के 2-3 साल पूरे हो जाते हैं तो एक नया मोड़ आता है। इस समय तक आप अच्छी पोजीशन और सैलरी तक पहुंच चुके होंगे। अब समय है कि आप कुछ नए रिस्क लें ताकि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ अगले लेवल तक पहुंच सके। सबसे पहला रिस्क है कि आप शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू करें। अगर आपकी रिस्क उठाने की क्षमता कम है तो शुरुआत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंडेक्स फंड से करें। लेकिन अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो छोटे कैप वाले म्यूचुअल फंड्स जैसे हाई रिटर्न ऑप्शंस में निवेश कर सकते हैं। ये रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन रिटर्न भी अच्छे हो सकते हैं। दूसरा रिस्क जो आप ले सकते हैं वो है ऐसी नौकरियां तलाशना जो आपको अच्छा हाइक दे सकें। स्टार्टअप्स ज्वाइन करना या बड़े एमएनसी में जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्टार्टअप्स में जॉब करने का एक फायदा ये भी है कि कई स्टार्टअप्स आपको इक्विटी देते हैं, जो अगर कंपनी आईपीओ तक पहुंचती है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझ जैसे कम रिस्क लेने वाले इंसान हैं तो मैं यही सुझाव दूंगा कि अपने करियर के शुरुआती 7 से 10 सालों तक स्टार्टअप से दूर रहकर एक अच्छी बैंक बैलेंस बना लें। एक बार जब आपके पास एक स्थिर वित्तीय आधार हो, उसके बाद ही स्टार्टअप्स की ओर देखें। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे फ्लिपकार्ट में एक मैनेजर थे जिन्होंने लगभग 10 साल फ्लिपकार्ट में काम किया और एक अच्छा खासा इक्विटी होल्ड किया। जब फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट के साथ मर्ज हुआ तो उन्हें एक बड़ी रकम मिली, जिससे उन्होंने 5 करोड़ का बंगला बनवाया। मेरी खुद की रिस्क अपेटाइट कम है, इसलिए मैं स्टार्टअप से दूर ही रहता हूं और एमएनसी को प्राथमिकता देता हूं। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और जल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो स्टार्टअप्स आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, जब आपके करियर के 5 साल पूरे हो जाते हैं तब आप एक अच्छी स्थिति में होते हैं कि आप निवेश पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। इस समय आपको अपनी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा, लगभग आधा, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, फिजिकल गोल्ड, इक्विटी, सरकारी बॉन्ड्स और अगर संभव हो तो रियल एस्टेट में भी निवेश करना चाहिए। अब बात आती है घर खरीदने या किराए पर रहने की। ये एक बड़ा सवाल है और इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन एक आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके होम लोन की ईएमआई आपके मौजूदा किराए से 2 गुना से कम है तो घर खरीदने पर विचार करें। घर खरीदने के कुछ फायदे हैं। घर होने से आपको सुरक्षा का एक एहसास मिलता है, लेकिन अगर आप उस शहर में लंबे समय तक रुकने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो उस शहर में घर खरीदने से बच सकते हैं। बहुत लोग ऑफिस के पास घर खरीदने की सोचते हैं, लेकिन ये हमेशा मददगार नहीं होता क्योंकि ये संभव है कि आप भविष्य में अपनी नौकरी बदलें और आपकी ऑफिस लोकेशन भी बदल जाए।
इसके बजाय ऐसे स्थान पर घर खरीदें जहां से आप आसानी से किसी भी दिशा में यात्रा कर सकें। अपने आने जाने के समय को भी ध्यान में रखें ताकि आप बेस्ट और वर्स्ट केस सिचुएशन दोनों में ट्रैवल को मैनेज कर सकें। कुछ लोग घर खरीदने का प्लान अपने करियर के 10-15 साल बाद करते हैं। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इस समय तक आपको अच्छी तरह पता होता है कि आपको कहाँ लंबे समय तक रहना है। ये आपको सही जगह पर निवेश करने का स्पष्ट मौका देता है। दोस्तों, जब आपके करियर को 6-8 साल हो जाते हैं तो अब समय आ जाता है आगे की सोचने का। अब आप एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां नई चीजों का अनुभव करना फायदेमंद हो सकता है। इस समय कोशिश करें कि आप अलग अलग देशों की यात्रा करें, नए लोगों से मिलें। इससे न सिर्फ आपका नजरिया बदलेगा बल्कि हो सकता है कि आपको कुछ नए बिजनेस के मौके भी मिलें, और अगर ऐसा न भी हो तो भी अलग अलग देशों के अलग अलग दृष्टिकोण देखकर आपका जीवन का नजरिया जरूर बदल जाएगा। अब बात आती है शादी की। मेरी सलाह है कि एक सिंपल लेकिन यादगार शादी का प्लान करें। अपनी पूरी बचत शादी में खर्च मत करें, लेकिन इसे इतना भी साधारण न रखें कि आपको बाद में कोई अफसोस हो। एक बैलेंस बनाएं ताकि ये दिन आपके और आपके परिवार के लिए खास बने। शादी के खर्च में कटौती करके अपने हनीमून ट्रिप पर फोकस करें। अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स लें। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत शानदार होगी और यादें जो आप बनाएंगे वो जीवन भर आपके साथ रहेंगी। दोस्तों, अब एक आखिरी सलाह देना चाहूंगा जो शायद सबसे कठिन है। दोस्तों और परिवार को ज्यादा लोन न दें। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार पैसा देने के बाद ये बहुत संभव है कि वो वापस ना आए। मैं समझता हूं कि मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में लोगों की मदद करना जरूरी है और ऐसे वक्त में जरूर मदद करें। लेकिन अक्सर लोग लग्जरी चीजों के लिए भी पैसे मांगते हैं, जैसे कि कार खरीदना, घर लेना वगैरह। जब भी आप किसी को पैसे दें, इस सोच के साथ दें कि शायद वो पैसे वापस न मिलें। इससे अगर पैसे वापस नहीं भी आते हैं तो मन में कोई अफसोस या नाराजगी नहीं होगी। और दोस्तों, एक और जरूरी बात जो मैं अंत में जोड़ना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स को जल्दी रिटायरमेंट के लिए न कहें। उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त रखें ताकि वो सक्रिय और आत्मविश्वासी रहें। लगातार कुछ करने से उनका मन भी लगा रहेगा और वो खुश भी रहेंगे। सिर्फ टीवी या मोबाइल देखने की बजाय अगर वो किसी काम में लगे रहते हैं तो ये उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। यह वीडियो फाइनेंस मैनेजमेंट पर केंद्रित है, जहां वक्ता अपने 10 सालों के अनुभव से सलाह देते हैं। शुरुआत में जीवन का आनंद लें, अपनी पहली सैलरी खुद और प्रियजनों पर खर्च करें। स्किल्स और नॉलेज में निवेश करें, न कि शेयर मार्केट में। आगे चलकर निवेश और करियर में रिस्क लें, शेयर मार्केट में निवेश और बेहतर नौकरियों की तलाश करें। बड़े निवेशों पर विचार करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। दोस्तों और परिवार को बड़े लोन न दें, केवल आपात स्थिति में मदद करें। पेरेंट्स को सक्रिय रखें, उन्हें जल्दी रिटायरमेंट के लिए प्रोत्साहित न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।